साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम लोग SCERT की धुआंधार क्लास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने साथियों 3 to 5 का EVS देख लिया है, 6, 7, 8 का पॉलिटी भी देख लिया है, 6, 7, 8 का ज्योग्राफी भी देख लिया है साथियों, 6, 7, 8 का हिस्ट्री भी देख लिया है और 6 का विज्ञान भी देख लिया है साथियों। 7 क्लास का विज्ञान चल रहा है साथियों, जिसमें 7 क्लास का विज्ञान 3 पार्ट में आना था साथियों, जिसमें 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज कक्षा 7 के विज्ञान का अंतिम पार्ट होगा और विज्ञान के क्लास में चलिए अब तक जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। चलते हैं हम लोग अब पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 में हम लोग 12वें चैप्टर से शुरू करेंगे। 12वें चैप्टर का शीर्षक है अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, अम्ल एसिड, क्षार बेस और लवण जो है साल्ट को कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका जो है एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर हुआ। चलिए, एसिड का स्वाद जो होता है, मतलब अम्ल का स्वाद होता है, वो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा। अब देखिए, नींबू के रस जैसा जो परीक्षण देने वाला पदार्थ होता है, वो पदार्थ कौन सा होता है, अम्लीय, जिसको एसिडिक भी कहते हैं इंग्लिश में। साबुन के विलयन जैसा परीक्षण देने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, बेस। क्षार जो देखिए, साबुन आप कभी कभी जो है, साबुन जो है ना, साबुन का एग्जांपल बेस के लिए दिया जाता है और नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसलिए जो है हम लोग जब जान रहे हैं कि नेचुरली कि इसमें एसिड पाया जाता है और साबुन में बेस, तो इसका सीधा एग्जांपल हम लोग इस तरह से भी डिटेल कर सकते हैं कि नाम नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाला पदार्थ को अम्लीय कहलाता है और साबुन के विलयन जैसा परीक्षण देने वाले पदार्थ को क्षार कहते हैं। ठीक है, देखिए, सूचक, सूचक जो है इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब जैसे कि कोई चीज़ का इंडिकेट करने वाला होता है ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी चीज़ का रेफरेंस जैसे कहते हैं कि ये चीज़ इसको दर्शाता है, तो उसी तरह है कि इंडिकेटर जो है आपको कैसे, यहाँ जो है होता क्या है कि अम्ल और बेस, मान लीजिए अगर अम्ल और बेस जो मतलब अम्ल और क्षार जो है आपको अननोन दिया हुआ है, मतलब जिसकी जानकारी नहीं है कि 2 केमिकल दे दिया गया और आपको जो है बताना है कि इसमें से एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। अब तो आपको जानकारी है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे वे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल और क्षारीय होने की जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं। और सूचक का एग्जाम्पल जैसे देखिए, हल्दी, हल्दी, लिटमस, गुलाब की पंखुड़ी, गुलहर। देखिए, आप कभी देखे हैं कि आपको अगर खाना खाते हैं, खाना खाने वक्त जो है अगर आपके शरीर पे सब्जी गिर जाता है, मान लीजिए आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाता है, ठीक है, या कभी कभी आप गंजी या वाइट कलर के शर्ट पे अगर गिर जाता है, तो आप देखते होंगे उस पर जब साबुन लगाते हैं तो वो साबुन लगने के बाद जो है लाल कलर का हो जाता है। तो हल्दी क्या होता है कि हल्दी जो है ना बेस में लाल कलर का सूचक देता है। मतलब कि अगर बेस लगेगा हल्दी पे, बेस अगर हल्दी में डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का, यानी क्षार डालने पे वो लाल कलर का हो जाएगा और एसिड में इस पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए जो है हल्दी एक सूचक है। अब मान लीजिए कि आप 2 हल्दी को ले लिए, एक में एसिड डाल दिए और एक में बेस डाल दिए, ठीक है। आप मान लीजिए तभी तक पता नहीं है आपको कि ये दोनों में से कौन सा अम्ल मतलब एसिड है और कौन सा बेस है। तो आप क्या किए, 2 कटोरी में हल्दी ले लिए और उसमें जो है एक में अम्ल यानी एसिड डाल दिए और एक में बेस डाले। आपको पता नहीं है, लेकिन वो दोनों केमिकल को अलग अलग कटोरी में डाल दिए। जो लाल रंग देगा वो बेस हो जाएगा और जो कोई कलर नहीं देगा वो क्या करेगा, वो एसिड हो जाएगा। अब जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी कलर चेंजिंग में देता है। और गुलाब की पंखुड़ी, गुलहर, और एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फेनोप्थिलीन। ठीक है, फेनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है। चलिए, लिटमस, लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो किससे बना होता है, लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन को पिछले क्लासों में पढ़ाया गया है। लाइकेन क्या होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन, कवक और जो है शैवाल, ये दोनों एक साथ रहकर जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब नींबू का रस जो है अड़हुल के रंग को गहरा गुलाबी मेंजेटा कर देता है। जैसे नींबू का रस जो है ना अड़हुल के फूल को कैसा बना देता है, मेंजेटा। और यही क्षार जो है, क्षार यानी बेस क्या करता है, साबुन, वो क्या करता है, कौन सा कलर देता है, हरा रंग। ठीक है, हल्दी को क्या कर देता है, लाल, और अड़हुल को हरा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि एसिड जो है नीले यानी ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, रेड लिटमस पेपर में। देखिए, रेड लिटमस होने से इसका याद करने का तरीका है, आप देखिए अनिल, अगर अनिल याद हो गया ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाल लिटमस में क्या रिएक्शन होता है। देखिए, अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल, यानी अनिल, ये याद करने का तरीका है। अम्ल को, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर अम्ल लाल लिटमस पेपर पर क्या असर डालता है, कोई असर नहीं डालता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, वो विलयन जिसका नीला और लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों पे देखिए लाल लिटमस पे जो है अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा विलयन जहाँ पे किसी में भी कोई कलर चेंज ना हो, मान लीजिए कि लाल नीला दे या लाल दे, कोई भी दे, किसी में कोई कलर चेंज ना हो, तो उसको उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन क्या होता है, उदासीन विलयन में क्या होता है, अम्ल और क्षार को दोनों को मिला देते हैं, इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्रोसेस क्या होता है, उदासीकरण, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ओके, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनता है, साल्ट यानी लवण, प्लस जल प्लस उष्मा, हीट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे HCl क्या होता है, एसिड है,
और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, इस दोनों को मिला है तो क्या बना NaCl। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, और वाटर मिला, ठीक है। चींटी के काटने पर त्वचा में कौन सा एसिड जाता है, देखिए हम लोग को जब चींटी काटता है तब बिन बिना के लगता है ना, लगता है जैसे कुछ तो लहर रहा है, कुछ तो लहर रहा है, जलन महसूस हो रहा है। देखिए ये जब चींटी काटता है ना, इसके जो है सूंघ से क्या आपके त्वचा में जाता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH2O2। ओके, चलिए मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं हम लोग, कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। ओके, मिट्टी की क्षारता दूर करने के लिए मिट्टी में जैव पदार्थ मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक पदार्थ को मिलाते हैं। और दांत में जो क्षय होता है ना, जैसे पेरिया टाइप का लगता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अम्ल के कारण यानी एसिड के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन आपने सुना होगा कि अम्ल वर्षा जो होती है वो क्या करता है, अक्सर ऐतिहासिक भवन, ये मान लीजिए कि जहाँ पे वो ताजमहल जैसे इमारत सब है उन सबको नुकसान पहुँचा। इसलिए ताजमहल के आसपास जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मना है, ताकि देखिए अगर इंडस्ट्री यानी मतलब जो कारखानाओं से धुआं ऊपर जाएगा वो बाद में एसिडिक रेन होकर जब वापस आएगा तो वो क्या करेगा, ताजमहल के इमारत को कलरलेस बर्बाद कर देगा, अजीब सा कलर कर देगा। चलिए देखिए एसिडिक रेन कैसे क्या क्या होता है, देखिए एसिडिक रेन में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड होते हैं, CO2, NO2, SO2। ये क्या करता है, मिलकर कौन सा एसिड बनाता है, CO2 मिलकर क्या बनता है, COT कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, और NO2 नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और मतलब SO2 किसका निर्माण करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। और यही जो है अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। चलिए अध्याय 13 पर चलते हैं। आशा करता हूँ अध्याय 12 आपको समझ में आया होगा। चलिए अध्याय 13 पर चलते हैं। अध्याय 13 का शीर्षक है मिट्टी। मिट्टी का निर्माण पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों में अपक्षय टूटने फूटने से मिट्टी बनता है। देखिए पवन, जल और जलवायु जो है आए दिन कई सालों पे उस पर प्रतिक्रिया होते 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 चट्टाना धीरे धीरे चट्टान सब जो है टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी बनता है। ह्यूमस, मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो ऑर्गेनिक सड़ा गला पदार्थ होता है, ठीक है, जैव पदार्थ जो वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। मिट्टी के प्रकार, देखिए मिट्टी का जो प्रकार होता है अलग अलग तरीके का प्रकार होता है, और मिट्टी के प्रकार को जो बांटा गया है वो किसके आधार पर बांटा गया, चट्टान के कण जो है उसमें कितने बड़े छोटे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे माना गया। जैसे बलुई मिट्टी, देखिए बलुई मिट्टी में क्या होता है, इसमें जो है कण जो होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं अनुपात में, ठीक है, इसके कण जो है अपेक्षाकृत बड़े होते हैं अदर मिट्टी के अपेक्षा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि अब बड़ा बड़ा है कण तो उसके बीच में जगह ज़्यादा बच जाता है, और ये रिक्त स्थान में क्या भरा रहता है, हवा, और इसमें जल ज़्यादा नहीं ठहरते हैं, जिस वजह से जल जल्दी, अब जगह है तो जल जल्दी निकासी हो जाएगा। अब देखिए चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, बलुई मिट्टी से थोड़ा सूक्ष्म होता है। ओके, क्या होता है, सूक्ष्म होता है। इसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, और हम लोग जो देखते हैं खिलौना, बर्तन आदि, आप हमारे यहाँ एक फेमस पर्व भी है सेमा चकेवा, उसमें भी आप जो है अक्सर खिलौने बनाते हैं मिट्टी के। वो जो है मिट्टी का खिलौना किससे बनता है, जनरली जो है आप किससे बनाते हैं, चिकनी मिट्टी से। और जो कुम्हार सब होता है घड़ा बनाने वाला वो भी किससे बनाता है, चिकनी मिट्टी को से ही बनाता है घड़ा। अब चलिए डोमट मिट्टी, डोमट मिट्टी जो है इसमें छोटे और बड़े कण दोनों पाए जाते हैं, मतलब मिडिल में पाए जाते हैं। इट मीन्स क्या होगा कि सबसे बेहतरीन जो है सबसे सूक्ष्म किस में पाया जाएगा, तब चिकनी मिट्टी में, और डोमट मिट्टी में दोनों मिले हुए रहते हैं, और लगभग समान अनुपात होता है इनका। चलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन किसके कंपेरिजन में कम होती है, चिकनी मिट्टी के कंपेरिजन में ह्यूमस की मात्रा डोमट में कम होती है। खेती के लिए अच्छी मिट्टी है लेकिन उससे कम। ओके, जल धारणा की क्षमता, जल जो कैप्चर करने की क्षमता यानी रोक रखने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, चिकनी मिट्टी में, और उसके बाद डोमट में, और फिर बलुई मिट्टी में। चिकनी मिट्टी और डोमट मिट्टी में उगने वाले पौधे, देखिए इन लोगों का जल धारण ज़्यादा होता है, इसलिए इन सब में जो है कौन सा आप अनाज उगाते हैं, गेहूँ, मक्का, चना, धान, इन सबको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आदर्श मिट्टी, आदर्श मिट्टी क्या होता है, जैव पदार्थ से समृद्ध, यानी कि उसमें देखिए आदर्श मिट्टी में क्या होना चाहिए, ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छी मात्रा में ह्यूमस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसमें जल को कैप्चर करने की भी क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, आदर्श मिट्टी। डोमट और बालू मिट्टी में उगने वाले पौधे, एग्जाम्पल है अरहर, मसूर, अन्न दाल और आलू। अपर्दन, अपर्दन क्या होता है, देखिए अपर्दन मतलब पवन, पानी अथवा बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो सुनते होंगे सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपर्दन। चलिए अपर्दन में जो है जैसे पेड़ पौधा जो है ना अपर्दन को बचाता है, पेड़ पौधा के जड़ जो है ना मिट्टी को ज़्यादा जोर से पकड़े हुए रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, हवा पानी सब ज़्यादा मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा सकती है। चलिए अध्याय 14 पर चलते हैं। अध्याय 14 का शीर्षक है पौधे में संवहन।
देखिए मूल रोम आपको पढ़ना, पौधों की जड़ों में जो है धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, मूल रोम। यह मृदा से यानी मिट्टी से क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। एकदम रेसा रेसा वाला जो जड़ होता है ना, उसी को मूल रोम कहते हैं। अवशोषित करने में ज़्यादा, देखिए ये मूल रोम ज़्यादा होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जल को अवशोषित करने में और खनिज लवण में मदद करते हैं पेड़ को। चलिए, संवहन क्या है, जल, खनिज लवण एवं भोजन का पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे संवहन को कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन का मीनिंग यही है कि जो पेड़ पौधे में खनिज लवण एक दूसरे जगह पे पहुंचते हैं, खाना पहुंचता है तो कंडक्ट करता है ना, लेके जाता है। किसके मदद से, ट्यूब के मदद से, मतलब पौधे में जो अपना ट्यूब होता है उनका, उसके मदद से। आगे पढ़ाएंगे कि कौन सा पाया जाता है, ठीक है। पौधे में जो संवहन उत्तक है, वही जो संवहन उत्तक यानी मतलब कंडक्शन करने के लिए जो मदद करते हैं पाइपलाइन जैसा, उसमें कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। आगे के क्लासों में यही जाइलम का भी अलग अलग पार्ट हो जाता है, मतलब जाइलम को 4 भागों में डिवाइड कर जाता है और फ्लोएम को भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये 9th में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है जल और खनिज लवण का संवहन करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक दिशा की तरफ उड़ जाता है, जिसको इंग्लिश में यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। और फ्लोएम जो है 2 दिशीय जैसा होता है, जो 2 दिशाओं में जाता है, कि पत्ती से अलग अलग टहनियों में, जड़ों में भी, इसलिए इसको बाय डायरेक्शनल कहते हैं। चलिए, वाष्पोर्जन, पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलना। जो जल जो है पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलते हैं, उसके वाष्पोर्जन कहते हैं। वाष्पोर्जन एक प्रकार का एक्सक्रिएशन प्रोसेस है, यानी वेस्ट वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए, वाष्पोर्जन को कौन कौन सा सपोर्ट करता है या उसको कम करता है, ये चीज़ें बताते हैं। जैसे तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाता है, और फिर दिन में बढ़ जाता है और रात में घट जाता है। हवा अगर तेज़ चलता है, इससे भी बढ़ जाता है क्या, वाष्पोर्जन। आर्द्रता बढ़ने से यानी मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या होगा, वाष्पोर्जन पत्तियाँ कम करेगी, ओके। और देखिए, वाष्पोर्जन होता किस पार्ट से है, पत्ती के स्टोमाटा। स्टोमाटा में सूक्ष्म रूपी छिद्र मतलब पत्तियों में पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है वो स्टोमाटा। ये किस में मदद करता है, वाष्पोर्जन यानी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में। चलिए, अध्याय 15 पे चलते हैं। अध्याय 15 का शीर्षक है जीवों में श्वसन। मैंने श्वसन पहले भी क्लास 6 में ही पढ़ाया है। चलिए, अब यहाँ पे श्वसन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको अंतः श्वसन। अंतः श्वसन क्या है, अंदर लेना, यानी कि हवा को अंदर लेना। शरीर के अंदर जो हम लोग कौन सा मुख से, मतलब नाक के थ्रू जो अंदर की तरफ लेते हैं, वो कौन सा श्वसन कहलाता है, अंतः श्वसन, ओके। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, उसका उपयोग कौन करते हैं, सभी जीव। और पौधे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा निकालते हैं। इस वजह से सब जीवों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता वातावरण में सफिशिएंट होती है। इसीलिए जब कहीं पे ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं, जो अदर मतलब शहरी एरियाओं में सफोकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा और पेड़ की मात्रा कम है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उस वातावरण में घट जाती है, जिससे क्या होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। लोग कहते हैं ना, वहाँ सफोकेशन, फॉग जैसा जमा हो गया, मतलब स्मोक जैसा जमा हो गया, यानी मतलब क्या होता है, वहाँ धुआं ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिस वजह से सफोकेशन फील होने लगता है। सांस लेना या छोड़ना श्वसन की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए, श्वसन जब करते हैं उस समय रासायनिक जो अभिक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस जो होता है, उसमें क्या होता है, जो आप लेते हैं बॉडी में ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के साथ। और तब वो क्या क्या बनाता है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वही एनर्जी आप लोग यूज करते हैं या हम लोग यूज करते हैं चलने बुलने, खाने पीने या कोई भी चीज़ में ताकत लगाने के लिए, ठीक है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में होती है। देखिए, श्वसन जो है ना, दोनों चीज़ में होता है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो भी, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो भी। श्वसन क्या है, रिस्पायरेशन। चलिए, रिस्पायरेशन जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है, ओके। श्वसन में ही क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होकर हम लोगों को एनर्जी मिलता है। चलिए, ऑक्सीश्वसन जो होता है, मतलब ऑक्सीश्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। जब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का अपघटन यानी टूटना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, CO2 H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी कितना होता है, 674 कैलोरी, मतलब 36 ATP के बराबर होता है। इस प्रकार का श्वसन जो है उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में होता है, जो हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। जैसे हम लोग हुए, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, मनुष्य हुआ, ये सब में कौन सा श्वसन होता है,
ऑक्सीशोषण जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और अनऑक्सीशोषण किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इंग्लिश में अनऑक्सीशोषण को क्या कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 और ऊर्जा में टूटता है, और ऊर्जा कितना मिलता है यहाँ 28 कैलोरी। देखिए आपके मसल्स में जब दौड़ते दौड़ते जब उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलने लगता है तो आपके मसल्स में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक। इसी वजह से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पर, जो आप कहते हैं ज़्यादा दौड़ने की वजह से क्रैम्प पड़ गया है, काफ़ी दर्द हो रहा है पैरों में, तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है वहाँ, लैक्टिक एसिड। चलिए किण्वन फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही किण्वन होता है, ग्लूकोज का अल्कोहल में विघटन यानी होता है टूटना। इस प्रकार का श्वसन मुख्यतः कहाँ होते हैं, सूक्ष्मजीवी में, जैसे एंट एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। चलिए ईस्ट जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ईस्ट किस कैटेगरी में आता है, कवक में। इसमें क्या होता है कि ये एनारोबिक यानी अनॉक्सी शोषण करते हैं, और किसको क्या करते हैं, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अंग्रेजी शराब बनाने में, पाव रोटी, बिस्कुट, जो बिस्कुट में बेकिंग जो करते हैं ना, उसका बैक करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ईस्ट डाला जाता है। चलिए मानव में जो श्वसन होता है, मानव में श्वसन के लिए दो चीज़ें जरूरी है, नासाद्वार, फेफड़ा, डायफ्राम। चलिए वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, डायफ्राम क्या करती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। देखिए अंतःश्वसन क्या होता है, सांस लेते जो है अंदर, अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम क्या करता है, नीचे चला जाता है और पसलियाँ ऊपर चली जाती है और बाहर की ओर गति करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाता है, और वायु क्या होता है, फेफड़ा के अंदर चला जाता है। देखिए यहाँ जो भी प्रोसेस है कि प्रेशर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वो मैं 9th क्लास में आपको डिटेल करूँगा, वहाँ कॉन्सेप्ट सही से बताऊँगा। ठीक है, अभी फिर बताऊँगा तो उस समय भी ये है, तो इस वजह से जो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल 9th में बताऊँगा ही। चलिए उच्च श्वसन के दौरान डायफ्राम यानी मतलब सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, पसलियाँ नीचे की ओर आ जाती है, और वक्ष गुहा क्या होता है, वक्ष की जो जगह होती है छाती के अंदर, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, वायु फेफड़ा से बाहर आ जाता है। देखिए O2 यानी ऑक्सीजन रक्त के मदद से कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऑक्सीजन जो है ना वो क्या करता है, रक्त की ही मदद से जितना भी सेल है आपके शरीर में वहाँ तक पहुँचता है। O2 का वहन लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला हेमोग्लोबिन करता है। जो O2 आपके हर कोशिकाओं तक पहुंचता है यानी ऑक्सीजन, वो किसके मदद से होता है, लाल रक्त जो होता है उसमें एक हेमोग्लोबिन नामक जो है पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पदार्थ, वो जो है क्या करता है, आपको ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। देखिए आपको वहाँ भी पढ़ाया होगा कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जब हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है, SCERT में दिया हुआ है, तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब कार्बन के साथ कंबाइंड होता है तो कार्बोनिक हेमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो है ना कंबाइन करने के लिए कोशिश किससे करता है, यानी CO2 से, उसके प्रति ज़्यादा लगाव है हेमोग्लोबिन का। लेकिन क्या होता है कि जब आप सांस ज़्यादा लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। विभिन्न जंतुओं में श्वसन का अंग कौन कौन सा है, देखिए अमीबा शरीर के सतह से सांस लेती है, सतह के द्वारा। पारामीशियम भी शरीर के सतह के द्वारा लेता है। केंचुआ शरीर के सतह और त्वचा द्वारा लेता है। कीट में एक ट्रेकिया नामक अंग पाया जाता है, उसके द्वारा लेता है। जीवाणु मीसोजोम द्वारा लेता है, जीवाणु जो है, देखिए जीवाणु बैक्टीरिया मीसोजोम बनाता है ना, मीसोजोम के द्वारा लेता है। सरीसृप किसके साथ लेता है, फेफड़ा द्वारा। पक्षी फेफड़ा द्वारा, स्तनधारी फेफड़ा द्वारा, मछली गल्फर द्वारा, और मछली का जो कैटेगरी वेल फिश जिसको कहते हैं, डॉल्फिन कहते हैं, वो किसके द्वारा लेता है, उसके सर पे एक नासाद्वार बना होता है उसके द्वारा। ठीक है, और वो पानी में सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो अक्सर बाहर आया करते हैं पानी के सतह पे, तब आकर सांस लेते हैं। मेढक त्वचा और फेफड़ा द्वारा दोनों। तिलचट्टा शरीर पर जो छिद्र है उसके द्वारा। अब चलिए ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। पौधे में श्वसन, पौधा सांस लेने के लिए पत्तियों में पाए जाने स्टोमाटा यानी रंध्र का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन और CO2 गैसों का विनिमय करती है। क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का ही। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है। मैंने क्लास 6 में बताया था कि वहाँ पर जो है आप रात में पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि ऑक्सीजन रात में नहीं बनता है, दिन में बनता है, और दिन में बनने की वजह से बस ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा दिन में होती है। और अगर लेकिन पेड़ जो है
दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा रात को कम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि आप वहाँ ना सोए, गर्मी भी काफ़ी लगती है। ठीक है, चलिए अध्याय 16 पे चलते हैं। अध्याय 16 का शीर्षक है प्रकाश। प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है, क्लास 6 में भी बताया गया है। देखिए इसका चर्चा जो है ना ऑप्टिका बुक में किया गया था कि प्रकाश सीधा रेखा में मतलब गमन करती है। और ये कब लिखा गया था ऑप्टिका बुक? 300 BC पहले। और रचना किया कौन थे? यूक्लिड। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति अगर काम करे, मतलब मिरर जैसा काम करे, तो वो क्या होता है? उसका परावर्तन कर देता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज इंग्लिश में कहते हैं। और रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है कि हम लोग उसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? कैमरा में रियल इमेज बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मिरर में कौन सा इमेज बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। इंग्लिश में काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। देखिए समतल दर्पण का प्रॉपर्टी दिखाया गया कि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी। आभासी मतलब महसूस होता है और वस्तु के बराबर आकार होता है। पार्श्व मतलब उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब होता है, देखिए पार्श्व उल्टा जो होता है ना, आपका दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा। आप कभी अपने मिरर में देखते ही होंगे अक्सर। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। समतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है कि आप जहाँ जितना दूरी में मिरर से आप खड़े हैं, इमेज भी आपका उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। चलिए गोलीय दर्पण में आते हैं, मतलब कर्व ग्लास जो होता है। कर्व ग्लास दो तरह के हैं, अवतल और उत्तल। अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल को क्या, दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। जहाँ से प्रकाश टकराने के बाद परावर्तित होते हैं उसको परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह जो होता है, जैसे अवतल में क्या होता है कि बाहरी वाला जो सरफेस होता है गोलीय वाला वो पेंट होता है, और जो उत्तल होता है उसमें अंदर वाला ही सतह पेंट होता है। चलिए अवतल क्या होता है? जिस दर्पण का बाहरी सतह कलाई किया गया हो यानी पेंट, और भीतरी सतह चमकीला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में जो गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलाई किया हो, मतलब गोलीय दर्पण में जो भीतरी सतह उसमें होता है और उसका जो बाहरी सतह क्या होता है? चमकीला होता है। मैंने बोल दिया है। उपयोग देखिए, अवतल का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो भी इस्तेमाल करता है। हेडलाइट जो होता है व्हीकल्स का, मतलब जो शीशा देखते हैं आप लोग, जितना भी रोशनी वाला व्हीकल्स मतलब गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव मतलब अवतल। सोलर कुकर में भी कौन सा यूज किया जाता है? अवतल। और साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल का। प्रतिबिंब देखिए अवतल में क्या बनता है? रियल इमेज बनता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, समान आकार भी बनता है। और देखिए इसका जो प्रतिबिंब है जगह पे डिपेंड करता है कि आपने जो रियल वस्तु रखा है वो कहाँ पे है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है उत्तल में, आभासी बनता है, हमेशा पीछे से सीधा बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। चलिए लेंस का उपयोग, लेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, लेंस का उपयोग चश्मा, दूरबीन, कैमरा आदि के लिए किया जाता है। देखिए लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए अवतल लेंस किसको कहते हैं? वो लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल लेंस जो होता है जिसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है? वो लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। देखिए आप एक चीज़ गौर किए होंगे, अवतल दर्पण का जो है प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? उत्तल लेंस से। और अवतल लेंस का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? उत्तल दर्पण से। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। इंद्रधनुष जो है जिस तरफ सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में निकलता है। और वाइट कलर 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का समूह है, इसलिए उसका, इसलिए आप कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा, आप कभी प्रिज्म या कभी कभी जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल पाया जाता है उससे कभी आप धूप की रोशनी में देखिएगा आपको अलग अलग रंग दिखेगा। चलिए अध्याय 17 पर चलते हैं। अध्याय 17 का शीर्षक है पौधे में प्रजनन। जनकों द्वारा अपने जैसे संतान की प्राप्ति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। पौधों का जनन भाग देखिए कौन कौन सा है? जड़ है, तना है, पत्ती, कली है और बीज है। बीज से तो हम लोग जानते ही हैं, और अदर भाग जड़, तना, पत्ती, कली ये सब है। देखिए 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन में क्या होता है? वहाँ पर
जो है बीज का रोल नहीं, पत्ती के अदर भाग का रोल होता है। जैसे देखिए जड़, तना, पत्ती, कली द्वारा नए पौधे का जनन। जैसे देखिए गुलाब का कभी आप तना काट कर लगाए हैं, वो नए पौधे में तब्दील हो जाता है। गुलाब, सहजन, नींबू या अमरूद का कलम, मनी प्लांट, आलू, गन्ना, हल्दी, अदरक। और एक पत्ती से जो पौधे निकले, ब्रायोफाइलम का नाम का पत्ती होता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों में से उपस्थित कली से नए पौधे का जन्म होता है। देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें बीज द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। मुकुलन यानी बडिंग, मुकुलन किसका पार्ट है, अलैंगिक का। मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट कोशिका में छोटी छोटी बल्ब जैसी रचना होती है और वो क्या कहता है, मुकुल कहलाती है। और मुकुल विकसित होकर अपने शरीर से मतलब अपने पेरेंट शरीर से अलग हो जाती है और फिर नए पौधे, नए ईस्ट को बना लेती है, नए कोशिका। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, पौधे के किसी शाखा को आप ले लिए, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और उसको थोड़ा गीला रखते हैं, नम रखते हैं। 15-20 दिन बाद आपको वहाँ से जड़ निकलेगा, फिर आप उसको कट करके दूसरी जगह लगा दीजिएगा, वो नया पौधा में बन जाता है। देखिए खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अलगी के पौधों में अक्सर होता है, समझे, जिसके इसके द्वारा नदियों या तालाब के किनारे हरे रंग की जो संरचना या शैवाल होती है वो खंडन क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। वो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि वो लोग ना अपने ही शरीर को अलग अलग पार्ट में 5 भाग में बांट दिया, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो 5 बन गए। अब देखिए बीजाणु निर्माण, कवक के बीजाणु हल्का होते हैं और यह हवा में तैरते रहते हैं, जिसके कारण नए नए कवक उगते रहते हैं। चलिए लैंगिक जनन पे चलते हैं। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं। इसमें बीज द्वारा पौधों का जन्म होता है। नर एवं मादा युग्मक के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। नर का और मादा का युग्म जब मिलता है तो वो जायगोट का फॉर्मेशन करता है। देखिए परागन, परागन मेल जन से निषेचन, नर एवं मादा युग्मों का मिलना निषेचन कहलाता है। और लैंगिक जनन जो है निषेचन के बाद बीजांड से, बीज एवं अंडाशय से फल बनते हैं। बीजांड से क्या बनता है, बीज, और अंडाशय से फल बनता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का परिकर्णन, बीजों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, स्थानांतरण बीजों का परिकर्णन कहलाता। जल द्वारा, वायु द्वारा, पक्षी द्वारा किया जाता है ना। आप कभी कभी देखे होंगे कि कई कई दीवारों में जाकर देखे होंगे पीपल के पौधे। हमारे ही जो है एक बगल में एक मकान है, वहाँ पर भी जो है दीवार में ही पीपल का पेड़ उग गया है। कहाँ से वो आए बीज, यही पक्षी लाए होंगे। चलिए अध्याय 18। अध्याय 18 में जंतुओं में रक्त परिसंचरण और उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन इंग्लिश में इस अध्याय का नाम होगा। जैसे श्वसन क्रिया में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ CO2 फेफड़ा तक पहुंचकर उच्च श्वसन के समय बाहर निकलता है। यह कार्य रक्त परिसंचरण करता है। CO2 को बाहर निकालने में मदद कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन ही। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आप कोशिकाओं तक पहुंचाए हैं तो कोशिका जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो फिर वो फेफड़ा तक कैसे आएगा, इसी ब्लड के द्वारा। इसीलिए ऑक्सीजन का जाना, फिर ऑक्सीजन का मतलब फिर ब्लड ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ये सब जो है ना ब्लड सर्कुलेशन की ही वजह से होता है। विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी जो चेक करते हैं वो कितना होता है, 72 से 80 प्रति मिनट होता है। कभी कभी डॉक्टर आपको चेक करते हैं, ऐसे नाड़ी पकड़ लेते हैं, देखते हैं कितना स्पीड चल रहा है, बुखार में तेज चलता है, ठीक है। चलिए हृदय, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। देखिए वक्ष गुहा में तो स्थित होता है लेकिन ये थोड़ा सा लेफ्ट टिल्टेड होता है, इसलिए आपको अक्सर कोई आदमी कहता है दिल हमारे लेफ्ट साइड में है, लेकिन ओरिजिनली दिल जो है ना तो फुल्ली लेफ्ट साइड में है ना तो फुल्ली राइट साइड में है, ओके। लेकिन लेफ्ट टिल्टेड होता है, मतलब लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। आकार मुट्ठी के आकार बराबर होता है। 4 कक्षा में विभक्त होता है, मतलब इसके 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष को आलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं। ऊपरी जो 2 कक्ष होते हैं उस दोनों का नाम है दाया आलिंद और बाया आलिंद, और नीचे के जो 2 कक्ष होते हैं निलय, दाया निलय और बाया निलय होता है। श्वसन क्रिया हेतु हमारे शरीर में 2 प्रमुख वाहिका पाई जाती है जिसे धमनी और शिरा कहते हैं। धमनी को इंग्लिश में आर्टरिया और शिरा को वेन कहते हैं। देखिए धमनी जो है इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है, लेकिन इसका जो दीवार मोटी होने की वजह से इसमें जो है वो ये जो है क्या बोलते हैं उसका जो सर्कुलर रेडियस होता है वो कम होता है, ठीक है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त, हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आर्टरिया। और शिरा, इसकी दीवारें पतली होती है, यह CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाती है। देखिए फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी क्या होता है, ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, ये CO2 युक्त रक्त, देखिए धमनी है ना, तो धमनी का काम क्या होना चाहिए था, O2 रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यह CO2 युक्त रक्त को फेफड़े में ले जाती है।
हृदय संपदन यानी हार्ट बीट धड़कन, हृदय मांसपेशियों का लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना हृदय स्पंदन कहलाता है। हार्ट बीट एक सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, आवाज़ जो लब डब साउंड करते हैं ये इसी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना की वजह से होता है। मापक स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगा के सुनते हैं वो क्या करते हैं, आपकी अंदर की आवाज़ नहीं ना सुनते हैं, वो हार्ट की आवाज़ सुनते हैं कि इसका लब डब साउंड कैसा है, अच्छा है, सही से काम कर रहा है, कितना साउंड है। ठीक है। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। निधन कब हुआ था उनका? 3 जून 1697 में और जन्म 1578 में। जंतुओं में उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, गुदा, मल नली, त्वचा। मनुष्य में श्वसन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ कौन होते हैं? CO2 निकलता है। श्वसन के दौरान CO2 ही अपशिष्ट पदार्थ है। अपाचन के दौरान अपाचित भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। किडनी रक्त को छानकर यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैला पदार्थ का उत्सर्जन करता है। किडनी रक्त छानने का काम करता है और विषैले पदार्थ को निकालता है। किसके थ्रू? आपके पेशाब के थ्रू। चलिए, आकृति कैसा होता है? सीम के बीज के आकार के जैसा। सीम खाते हैं ना आप लोग, उसका बीज देखिएगा उसी के आकार के जैसा वो होता है। प्रतिदिन 1100 से 2000 लीटर रक्त छानता है। किडनी कितना छानता है? 1100 से 2000 लीटर। आप समझ सकते हैं कि किडनी को कितना काम करना पड़ता होगा, इसका कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। अब सोचिए कि इतना लीटर अगर रक्त छानता थी, 5 से 6 लीटर जो हमारे शरीर का ब्लड है कितना बार सर्कुलेट होता होगा, किडनी से होकर गुजरता होगा। देखिए, मूत्र में जो है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट होता है। डायलिसिस कृत्रिम किडनी जिसको कहते हैं वृक्क। चलिए, वृक्क खराब होने पर या चोट लगने पर यह निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, तो डायलिसिस मशीन द्वारा ब्लड को छानने का काम किया जाता है। त्वचा की निचली परत पर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे हमें पसीना निकलता है। अब पसीने में जल और लवण होते हैं, इसलिए गर्मियों में पसीने से कपड़े पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। इसी के साथ कक्षा 7